नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 48 लेकर के आए हुए हैं। यदि आपने 1 से 47 तक का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया है तो आप सभी अवश्य बना लीजिएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट जो आपका है यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का बना हुआ हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है। और यह नोट्स आपको इस प्रकार इस कदर बना हुआ है जो कि आपको यहाँ से हूबहू प्रश्न आपको जैक जो है बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। अभी तक जितना बार जैक एग्जाम लेता है ना, सब में यही नोट से प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें क्या है, जेसीईआरटी का बना हुआ है, प्रश्न बहुत कम है और बहुत ज़्यादा आता है। यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यह अभी आपका जो सिलेबस है उसमें जीएस के अंतर्गत काम करेगा। और यदि आप 6 से 8 के शिक्षक हैं तो आप भाषा शिक्षक के रूप में पढ़ सकते हैं इसको, और सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो तीनों शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है। आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? सूर्य, नदी, वन या सभी? सूर्य, नदी, वन या सभी, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं हम लोग सबसे पहले जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन कहते किसको हैं, ठीक है। वैसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जिसको प्रकृति ने दिया है, वो मानव कभी नहीं दे सकता है। प्रकृति खुद वो चीज़ को निर्माण करती है और उस चीज़ का विनाश करते हैं, तो उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में सूर्य ये प्राकृतिक संसाधन है, आदमी का इसमें कोई औकात नहीं होता है। नदी का देन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, वन जो है प्रकृति प्रदत्त है। ये सभी प्राकृतिक संसाधन के आएंगे, जो प्रकृति द्वारा भगवान के द्वारा प्राकृतिक से प्रदत्त है वो प्राकृतिक संसाधन में चले जाते हैं। और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, इसमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? इसमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? देखिए अभी यही प्रश्न द्वितीय आकलन परीक्षा भी एक हुआ है, ठीक है। द्वितीय आकलन परीक्षा हुआ है, उसमें यही प्रश्न था। इसमें समझने का है, जो नहीं समझ पाए तो ये प्रैक्टिस सेट तो सबको गया हुआ था।
तो इसमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? देखिए सबसे पहले आप दो चीज़ समझ लीजिए। जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन क्या है? बहुत सा दिमाग में आता है जैव संसाधन। इसी को बहुत बार प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा, इसमें कौन जैव घटक है, मतलब जैव संसाधन या जैव घटक कौन है, और इसी में एक आएगा अजैव संसाधन और अजैव घटक। ठीक है, तो देखिए जैव संसाधन किसको कहते हैं? तो जैव संसाधन वैसा संसाधन है जिसमें जीव होता है, जिसमें जीव होता है या सजीव जो होते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें जीव है या जो सजीव है वो जैव संसाधन है। अब जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीव नहीं है या निर्जीव जो प्राणी होते हैं, निर्जीव, उसको हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप अपने से देखिए कि किसमें जीव होता है। चट्टान में जीव होता है? नहीं, या निर्जीव है, या निर्जीव है, इसमें जीव नहीं होता है। ठीक है, पौधे तो ये सजीव हैं, पौधे ये सजीव हैं। जंतु इसमें जीव होते हैं, ये सजीव हैं। और एक और है यहाँ पर देखिएगा, मानव, मानव सजीव हैं। ठीक है, तो सजीव, पौधे सजीव हैं इसलिए यह जैव संसाधन है। जंतु सजीव है, यह जैव संसाधन है। मानव सजीव है, यह जैव संसाधन है। आपसे पूछा था जैव संसाधन कौन है? चट्टान में जीव नहीं है इसलिए यह अजैव संसाधन है। क्लियर? क्लियर हो गया होगा ना? जैव और अजैव में किसी को समस्या नहीं रहना चाहिए। प्रश्न देखिए यही आया हुआ था अभी द्वितीय आकलन में। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, 2013 ईस्वी, 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी या 2019 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया हुआ था इसलिए हमने इसको कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसका है 2015 ना, 2015 तो कब किया गया? तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है प्रधानमंत्री का एक सफल योजना का शुभारंभ है, जिसमें यहाँ पर युवाओं को लगभग 1 करोड़ युवाओं को यहाँ पर क्या है कि कौशल से प्रशिक्षित करना है, कौशल देना है, हुनर देना है, उसको कौशल का विकास करना है। उसके अंदर सिलाई, बिनाई, प्लम्बिंग का काम करना, ITI का काम करना, इलेक्ट्रिशियन काम करना, सभी को प्रशिक्षण दे करके सर्टिफिकेट प्रदान करना है, जिससे कि बेरोजगारी नहीं हो सके और लोग अपने स्तर से भी काम कर सके। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ आपको जो है 2015 में किया गया है। ठीक है, कब किया गया? 2015 ईस्वी में किया गया है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है आपको बताना है। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या कहीं नहीं। ठीक है, तो थार मरुस्थल ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? ये प्रश्न आपका JSSC में पूछा गया है और ये आपका JCERT किताब में दिया हुआ भी है। ठीक है, इल्तुतमिश ने, बलबल ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कोई नहीं। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का प्रारंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन यह इसकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। उसके बाद इसका निर्माण कार्य का जो अंतिम किया गया वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। ठीक है, प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया और इसका निर्माण जो है अंतिम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई? देखिए यही प्रश्न आपको आया था जेटेट में, यही प्रश्न जेटेट में आया हुआ था। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो जाती है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या कोई नहीं। ठीक है, तो यही वह कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसको चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट्स आप लोगों के लिए बना दिया गया है। क्या नोट्स में लिख दिए हैं हम आपके लिए? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। लाख बख्श का नाम से किसको जाना जाता है? प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। लाख बख्श याद रखिएगा, लाख बख्श याद रखिएगा, अगर आना होगा तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाएगा। ठीक है, लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं। ठीक है, तो लाख बख्श के नाम से आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला,
लाखों का दान देने वाला, तो यही जो था आपको लाखों का दान देने वाला लाख बख्श है, ठीक है। और उस किसका नाम पड़ा है? कुतुबुद्दीन ऐबक का पड़ा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ है लाखों का दान देने वाला। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? देखिए दो चीज़ याद रखिएगा, एक मौलिक अधिकार, प्रश्न हर बार निकल के आता है, मौलिक अधिकार, और एक याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य दोनों याद रखिएगा, ठीक। मौलिक अधिकार वर्तमान में प्रारंभ में कितने थे? तो मौलिक अधिकार जो थे आपको 7 थे और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो ये अधिकार अलग है और कर्तव्य अलग है, ठीक है। मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? मौलिक कर्तव्य, यहाँ पर कर्तव्य वाला देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में 10 थे, प्रारंभ में 10 थे, ठीक है। लेकिन फिर मौलिक कर्तव्यों की संख्या को यहाँ पर संशोधन करके बढ़ाया गया और उसकी संख्या कितने कर दी गई? 11। तो कोई पूछेगा प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। आगे हम प्रश्न पर आते हैं, उसके बाद उस पर और डिटेल्स करेंगे। तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? प्रश्न पूछा गया है और ये आपका जेटेट में भी निकल के आया हुआ है, ठीक है। 6, 10, 9 या 11। तो प्रारंभ में कितना था? 10 था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12? तो देखिए अभी वर्तमान जो हो गया, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई, एक बढ़ा दिया गया है जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून को लागू किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है और प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। क्लियर हो जाइएगा एकदम। अगला है 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है? देखिए यही प्रश्न जेटेट में आया हुआ था, दोनों बार जेटेट में यहाँ से प्रश्न निकल के आया है। 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है? पहला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करना, संपत्ति रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, या कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर ए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करना, ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है, जो आप देख रहे हैं अभी सर्व शिक्षा अभियान जो आपके यहाँ चल रहा है, इसका मुख्य मोटो है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया है? यही प्रश्न आपका जेटेट में 2012 में पूछा था, जेटेट में यहाँ से 2-3 प्रश्न निकल के यहीं से आए थे, ठीक है। किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है? 21 का, 23, 24 या 22, ठीक है। तो ये 21 क में जोड़ा गया है, एकदम याद रखिएगा, बार बार प्रश्न रिपीटेड कर रहा है, आपको हर बार रिपीटेड कर रहा है, समझ जाइए। तो ये 21 क में जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करना, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहवा के बड़े बगान को क्या कहा जाता है? एजेंडा, फजेंडा, पजेंडा या चजेंडा, ठीक है। तो देखिए कहवा के जो बड़े बगान है उसको यहाँ पर फजेंडा कहते हैं, कहवा के बड़े बगान को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल, ठीक है। तो भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है। आप लोग देखते हैं चाय पर लिखा हुआ भी रहता है, वो जो प्रचार भी सुनते हैं, असम की खुली चाय, असम की खुली चाय प्रचार भी करता है ना। तो ये असम वही राज्य है जहाँ भारत का ये वही राज्य है जहाँ चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो चाय का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? असम में होता है। क्लियर हो गया, प्रश्न ये एक बार आया हुआ है। सबसे अधिक नारियल का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? सबसे अधिक नारियल का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, ठीक है। असम, तमिलनाडु, केरल या पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक नारियल का उत्पादन जो है भारत के केरल राज्य में होता है। कहाँ होता है? केरल राज्य में होता है। मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 3 क, भाग 4, भाग 4 क, ठीक है। तो मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया है और अधिकार को 3 में जोड़ा गया है। दोनों में याद रखिएगा, अधिकार को 3 में और कर्तव्य को 4 क में, ठीक है। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम या कोई नहीं, ठीक है।
तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है किसके आधार पर, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत यहाँ पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। ये आपका जेटेट में हिस्ट्री में आया हुआ था। ठीक है, सामाजिक विज्ञान वाले को आया हुआ था। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म का निरादन करना, धर्म का लगाव नहीं रखना, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, धर्म के प्रति आस्था नहीं रखना। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रश्न आपका जेटेट में 2016 में आपका देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक ना, चलिए अगला देखिएगा। वैसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? वैसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हुए क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, या मानव कर्तव्य, या मानव धर्मशिला, क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग मानव अधिकार कहते हैं, जन्म से ही मानव अधिकार। ठीक है, और उसी को आगे चल के नाम बन जाता है मानवाधिकार। ठीक ना, तो मानव अधिकार को याद रखिएगा। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीसी कल्चर का संबंध किससे है? ठीक है, कृषि कार्य, अंगूर उत्पादन, मत्स्य पालन। ठीक है, 3 है। तो मत्स्य पालन तो किससे जुड़ा हुआ रहता है? यह पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन है। कृषि कार्य किससे जुड़ा हुआ है? तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि कार्य। अंगूर उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? तो विटीकल्चर से जुड़ा हुआ है, विटीकल्चर। इसको हम लोग देखे हुए थे। ठीक है, इसी तरह से बीच बीच में आपको हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, जिससे कि आपने यहाँ पर अगर कन्फर्म पढ़ लिया है तो आप कितना सही कर पा रहे हैं उसको जरूर डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में जुड़िए। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु या केरल। ठीक है, तो भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम राज्य में होता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ठीक है, बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। ठीक है, तो बायोगैस मतलब क्या होता है? जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष होता है। ठीक है, बायोगैस, और बायोगैस में जीव जंतुओं में कौन सा गैस निष्कासित होता है? तो वो मीथेन गैस होता है। कौन सा होता है? मीथेन गैस होता है। ठीक, तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होता है। ये जेटेट में पूछा गया प्रश्न आपका है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये पूछा था। ठीक है, अब कभी कभी देखिए यहाँ पर मीथेन जिसे हमने लिख दिया है, लेकिन कभी कभी मीथेन नहीं भी लिखेगा, याद रखिएगा। तो मीथेन का फॉर्मूला याद रखिएगा केमिस्ट्री में कि CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, या कोई मीथेन कहे या CH4 कहे, सेम चीज़ है, इसलिए इसका कोडिंग भी जानिएगा। कभी कभी हिंदी नहीं लिख के कोड दे देता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। काला सोना किसको कहा जाता है? काला सोना किसको कहा जाता है आपको बताना है। कोयला को, यूरेनियम को, पेट्रोलियम को, या कोई नहीं। ठीक है, तो काला सोना किसको कहते हैं हम लोग? तो काला सोना हम लोग कहते हैं यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम को। काला सोना पेट्रोलियम को। देखिए यही प्रश्न आपका जेटेट में आया हुआ प्रश्न ये है, जेटेट में आया हुआ प्रश्न है, आपको 2016 में जाकर देख लीजिएगा। तो काला सोना किसको कहते हैं? तो पेट्रोलियम कहते हैं। बहुत लोग यहाँ पर कोयला को मारते हैं, नहीं, कोयला को देखिए काला हीरा जब कहेगा ना, काला हीरा किसको कहते हैं, तब कोयला को मारिएगा। यहाँ कन्फ्यूजन को देखिए हम इसीलिए दूर करवा देते हैं आपको हर प्रश्न में, कि आपको ये नहीं कन्फ्यूजन बना रहे। ठीक है, तो काला हीरा जब कहेगा तब कोयला को लीजिएगा, और जब काला सोना कहे तब पेट्रोलियम को लीजिएगा। कन्फर्म हो गए होंगे आप सभी। ठीक है, चलिए 40 दासों का संगठन तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया? 40 दासों का संगठन का गठन किसने किया? तुर्कान ए चहलगामी का। ठीक है, इल्तुतमिश ने किया, बलबल ने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, कोई नहीं। तो 40 दासों का संगठन तुर्कान ए चहलगामी गठन आपका जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा गठन किया गया था। चंगेज खां 1221 ईस्वी में भारत के किस शासक के समय में आया था? चंगेज खां को आप लोग जानते होंगे, ये भारत में आया हुआ था, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? ठीक है, प्रश्न पूछा हुआ है एक बार। इल्तुतमिश था, बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। ठीक है, तो चंगेज खां जिस समय भारत 1221 में भारत आया उस समय वहाँ का शासक इल्तुतमिश था। कौन था शासक? इल्तुतमिश था। ठीक है, अगला, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का चलाया है? बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का, शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सोने के सिक्के का प्रचलन करवाया था।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ऐसा था जो दिल्ली को ही अपना राजधानी बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, इल्तुतमिश था या कोई नहीं? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक इल्तुतमिश था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को ही बनाया था। दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी आपको बताना है। प्रश्न जेटेट का पूछा हुआ प्रश्न है और जेएसएससी में 3 बार ये प्रश्न आया हुआ है आपका झारखंड के एग्जाम में। ठीक है, मोहम्मद गोरी थी, मोहम्मद इस्लाम थी, रजिया सुल्तान थी या सुल्तान थे कौन थे? ठीक है, तो दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका जो थी वो आपकी रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका। याद रख लीजिएगा, प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गुलाम वंश का कौन सा शासक लौह एवं रक्त की नीति अपनाता था? गुलाम वंश का कौन सा शासक लौह एवं रक्त की नीति अपनाता था? ठीक है, तो गुलाम वंश का कौन सा शासक बलबन था, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गोरी? ठीक है, तो गुलाम वंश का जो शासक बलबन था वह लौह एवं रक्त की नीति अपनाने के लिए कहा था। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति इसलिए अपनाने के लिए कहा गया था कि अपने दुश्मनों के प्रति एकदम दुर्व्यवहार किया जाए, जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ उसको प्रहार किया जाए, आपको गोली बंदूक सारी चीज़ें से लैस करा दिया गया था जिससे कि लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया जा सके। इसके कारण यहाँ पर जो था आपका ये साम्राज्य जो था दिल्ली सल्तनत, ये आपका सुरक्षित था। इस नीति के कारण दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से क्या था आपका? सुरक्षित था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किस संविधान के संशोधन के तहत किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, किसके तहत किया गया? ठीक है, तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख संविधान के यहाँ पर जो है देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये अनुच्छेद कितना में, भाग कितना में, तो 21 क में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? 21 क में। प्रश्न यहाँ से देखिए, ये आपको टीचर लाइन से है ना, शिक्षक का परीक्षा हो रहा है ना, यहाँ से प्रश्न एगो छपेगा, इस चैप्टर से एक प्रश्न छपेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राजनीति शास्त्र के अंतर्गत एक्सरसाइज 1 है, तो ये यहाँ से प्रश्न छपना ही छपना है। ऐसे प्रश्न आपको को प्रैक्टिस सेट में जाकर के ढूंढिएगा ना, तो इतना डीप से नहीं बनाएगा, क्योंकि प्रश्न आता है उसी को देखिए हमने यहाँ पर हाथ से लिख के आपके लिए मेहनत करके बनाया है। ठीक है, तो आप इसके लिए जेटेट में 101% एकदम पासिंग मार्क्स लाने के लिए, तो आप यहाँ से जो जुड़ गए हैं ना, उनका हर बार पासिंग मार्क्स आता है, एकदम पासिंग मार्क्स से ऊपर, मतलब 90+ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो जो जेटेट में पास करना चाह रहे हैं, जो अब तक देखिए देख के यहाँ पर 500 रुपये के चलते नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनको देखिए यहाँ पर 5 करोड़ का भी नुकसान हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ से जुड़ करके सारा नोट्स पीडीएफ वीडियो लेकर के पढ़ लीजिए। इतना कम प्रश्न है कि आप 4 दिन 5 दिन में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, जब कम समय में भी आप जुड़ेंगे तो, समझ गए। तो यहाँ से लेकर के एक परीक्षा में जाने से पहले एकदम पढ़ के जाइए, वीडियो सुन के जाइए, एकदम आपको बताता हूँ 100% प्रश्न यहाँ से जितना छपेगा उतना कोई प्रैक्टिस सेट और कोई कोचिंग कोई यूट्यूब से नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है। शिक्षा का अधिकार विधेयक को कब पारित किया गया? शिक्षा का अधिकार विधेयक को पारित कब किया गया और लागू कब किया गया? दोनों चीज पूछता है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार विधेयक को पारित कब किया गया? 4 अगस्त 2009, 10 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2011, 20 अगस्त 2012। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 4 अगस्त 2009 ईस्वी को पारित किया गया। ठीक है, 2009 ईस्वी को पारित किया गया। ठीक है, अब देखिए इसको लागू कब किया गया। यहाँ पर शिक्षा का अधिकार कानून को लागू कब किया गया? पारित किया गया है 2009 में, 2009 में पारित किया गया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका जमली माजा कब पहनाया गया? 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011। ठीक है, तो इसकी जमली माजा जो पहनाया गया वो 1 अप्रैल 2010 को पहनाया गया। एकदम शिक्षा का अधिकार से आप लोग शिक्षक हैं और यहाँ से प्रश्न देख करके ही जाइएगा, क्योंकि जेटेट मतलब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो ये प्रश्न कहीं आपको छोड़ने वाला नहीं है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ये जो आप टॉपिक अभी देखें। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया और यहाँ पर पारित कब किया गया? तो 4 अगस्त 2009 को, दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर,
10 नवंबर, 10 अक्टूबर, 10 अप्रैल। ये प्रश्न भी अब के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण कर दिए, आपको बता दिए हैं। मानवाधिकार दिवस ये आता है आपको, ठीक है। तो मानवाधिकार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1994 या 1995? तो मानवाधिकार आयोग का गठन जो है आपको 1993 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। 1993 ईस्वी में किया गया है। समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। कौन समिति? स्वर्ण सिंह समिति, पंजाब सिंह रिपोर्ट, गिरनार सिंह समिति या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति, ये स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, आप अगर जीएस की तैयारी करना चाहते हैं या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में या भाषा शिक्षक के रूप में, तो आपको इससे बेस्ट चैनल और कुछ भी नहीं होने जा रहा है और इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलने जा रहा है, आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर 6 से 8 के शिक्षक हैं, तो स्पष्ट रूप से आपको बताते हैं यहाँ पर जितना 6 to 10 का कंप्लीट नोट्स बना है, बहुत कम आप प्रश्न उसमें देखिएगा, लेकिन इतना एग्जाम में भर भर के जैक पूछता है ना कि कोई आपको पता भी नहीं होगा और आप ये सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बाजारू किताब से तो आपको 1-2 प्रश्न भिड़ेगा, तो समझिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। इसलिए आप सभी यहीं से जुड़ेंगे और जल्दी जुड़ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपको 1 से 5 की तैयारी करवाई जा रही है और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में, और दोनों जो लेंगे उनको 700 रुपये लगेंगे। अभी जुड़ जाएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।